हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, आर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसको एनवायरनमेंट में इंक्लूड किया जाता है। हम बचपन से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में। एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट में जिसके साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इसके बारे में हमने बहुत सुना है कि ये होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दे आर दी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम किसी भी एरिया का वो पोर्शन होता है जहाँ पर उसको बाहर से किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती फॉर देयर ओन सर्वाइवल। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें एक गार्डन के अंदर। अगर हम एक गार्डन में विजिट करते हैं तो गार्डन के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे कि रोज होते हैं, जैस्मिन होते हैं, अलग अलग तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ग्रास होता है वहाँ पर। और ये सारी चीज़ें प्रोड्यूसर्स में आती हैं, और इसी के साथ साथ उनके ऊपर फीड करने के लिए एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट होते हैं, फ्रॉग होते हैं, and birds are there present in the garden. So these are the herbivores, those are present in the garden which feed on the producers. इसके साथ साथ ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ह्यूमिडिटी। अगर लाइट और टेम्परेचर प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं तो प्लांट्स अच्छे से अपना खाना बना सकते हैं, और जो एनिमल्स वहाँ इकोसिस्टम में रहते हैं वो उन प्लांट्स के ऊपर फीड कर सकते हैं। इस इकोसिस्टम के अंदर, गार्डन के इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहते हैं उनको बाहर से किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट outside their own environment. So this is known as a complete ecosystem. इसी तरह से जैसे एक पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर हर तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, वहाँ पे प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं जो खाना बनाते हैं, वहाँ पर जू प्लैंक्टन्स भी हैं जिनको हम हार्बीवोर्स कहते हैं, फिशेस भी हैं, स्मॉलर फिशेस, लार्जर फिशेस, जो कि स्मॉलर फिशेस के ऊपर फीड करती हैं। मतलब कि हर तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, herbivores भी हैं, carnivores भी हैं, and decomposers भी हैं. Those are interacting with each other, and also the abiotic components such as light, temperature and water in the pond. So pond it itself is a complete ecosystem which do not require any kind of assistance from outside. We have already heard about these components, that producers, consumers, decomposers in our junior classes. Producers किसी भी इकोसिस्टम में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करके अपनी एनर्जी, अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। इन्हीं प्लांट्स के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं उन्हें हम लोग कंज्यूमर्स कहते हैं। ये कंज्यूमर्स दे कैन बी हर्बीवोर्स ऑल्सो, जो कि डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, या फिर ये कार्निवोर्स भी हो सकते हैं जो कि इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे टेक देयर एनर्जी फ्रॉम द हर्बीवोर्स दैट इज टेकन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। एंड द लास्ट वन इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स किसी भी इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। द रीज़न बीइंग कि डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको डिगे करते हैं, और उसे वापस न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं, यूजेबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
So in any kind of environment ecosystem, decomposers, they play a very vital role, because the decomposers, they decompose and they degrade the or inorganic material. कोई भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे इन्वायरमेंट के अंदर, डिकम्पोजर्स उन्हीं सभी एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को मरने के बाद उनको रॉटन करते हैं, उनको डिके कर देते हैं, और उनके अंदर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उसे कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर इन द सॉइल, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वही न्यूट्रिएंट्स दोबारा से रिसाइकल होकर के एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। They can be bacteria and they can be fungi. They break down the dead remains and waste products of the organisms. अब सोचो, अगर ये decomposers हमारे environment में ना हो तो what will happen? डेफिनेटली येस। अगर ये डिकम्पोजर्स हमारे इन्वायरमेंट में नहीं होंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में जगह जगह डेड मटेरियल प्रेजेंट रहेगा, और उस डेड मटेरियल से फॉल स्मेल होगी, डिजीजेस होंगी। So these decomposers, they are also the cleaners of the environment, जो कि डेड मटेरियल को ख़त्म कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स, और हमें बहुत सारी डिजीजेस से बचा के रखते हैं। अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम के अंदर जो फूड है वो ट्रेवल करता है एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर। जैसे कि हमने एक गार्डन का एग्जाम्पल लिया था जहाँ पर कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लस वो एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। नेचर में हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ के ऊपर फीड कर रहा है तो उसको खाने वाला ऑर्गेनिज्म कोई और भी है। जैसे कि अगर डियर प्लांट्स के ऊपर फीड करता है तो डियर को के ऊपर फीड करने के लिए भी टाइगर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर। दिस मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द नेचर। इसी तरह से अगर एक ग्रासहॉपर ग्रास के ऊपर फीड करता है तो ग्रासहॉपर को खाने के लिए फ्रॉग भी नेचर में प्रेजेंट है, और फ्रॉग को खाने के लिए स्नेक भी नेचर में प्रेजेंट है, और स्नेक को खाने के लिए पिकॉक या फिर ईगल्स भी नेचर में प्रेजेंट है। तो ये एक चेन बन जाती है फॉर द ट्रेवल ऑफ फूड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। इस चेन को हम कहते हैं फूड चेन। इस फूड चेन के हर लेवल को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, जिसमें प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे आर दी प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स का फंक्शन होता है कि ये सन से आने वाली एनर्जी को ट्रैप करके उसको कन्वर्ट करते हैं फूड मटेरियल के अंदर, जो कि अगले लेवल्स में पास ऑन होता है। Where sun is the ultimate source of energy in every kind of food chain. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी। अब 10% लॉ ऑफ एनर्जी ये स्टेट करता है कि अगर प्लांट्स के पास 1000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है तो उसमें से सिर्फ 100 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल के पास जाएगी खाने के साथ। बाकी 90% ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट इटसेल्फ फॉर देयर ओन फंक्शनिंग। इसी तरह से अगर ग्रासहॉपर के पास 100 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी है तो फ्रॉग के पास सिर्फ 10 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, बिकॉज 90% इज अगेन यूज्ड बाय द ग्रासहॉपर। एंड सिमिलरली अगर फ्रॉग के पास 10 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी है तो स्नेक के पास सिर्फ 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। एंड सिमिलरली स्नेक से अगर ईगल के पास एनर्जी जानी है दैट विल बी 10th पार्ट ऑफ 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी। इसीलिए जो लास्ट लेवल होता है किसी भी फूड चेन का, उसके पास जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत
कम होता है, बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। द रीज़न बीइंग कि 90% ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ में, बॉडी मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो जाती है, जिस वजह से वो आगे ट्रेवल नहीं करती। तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल से, एक लेवल से दूसरे लेवल में सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही आगे पास ऑन होगी। 90% of energy that is used by the organism itself in that trophic level. So this is known as 10% law of transfer of energy. अगर हम इस ट्रॉफिक लेवल्स को एक पिरामिड शेप में अरेंज करें on one above the other, so you can see that on figure number 15.2 there are the different trophic levels: producers, primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. किसी भी environment के अंदर, ecosystem के अंदर जब हम study करते हैं food chain को, वहाँ पर हमेशा पहले वाले ट्रॉफिक लेवल का नंबर, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी as compare to the population of the very next trophic level. For example, अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी as compare to the herbivores that are feeding on the plants. Similarly, उसी फॉरेस्ट के अंदर कार्निवोर्स की जो पॉपुलेशन है वो हर्बीवोर से कम होगी। द रीज़न बीइंग कि अगर पॉपुलेशन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की ज़्यादा होगी तो पहले वाला ट्रॉफिक लेवल, उसका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी और वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, जिस वजह से पूरी फूड चेन डिसबैलेंस हो सकती है। इसीलिए हमेशा जो पहले फूड ट्रॉफिक लेवल आता है किसी भी फूड चेन के अंदर, उसका नंबर, उसकी पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट वेरी consecutive next trophic level. Now the question is, what will happen if any one level of the food chain is depleted? अगर कोई भी एक लेवल फूड चेन में से डिप्लीट हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो क्या होगा? For example, if we take the example of a food chain where there are plants that are fed upon deer and deer is fed upon by tiger. तो यहाँ पर अगर डियर की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो क्या होगा? द रीज़न इज वेरी सिंपल. द थिंग इज, अगर डियर की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो ट्रीज का नंबर इंक्रीज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा नंबर में वो बढ़ जाएगा, जिसके अल्टीमेटिवली अगर डियर की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो टाइगर को अपना खाना नहीं मिलेगा, जिस वजह से टाइगर की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो जाएगी बिकॉज ऑफ हंगर. दैट मीन्स कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल एक्सटिंक्ट होता है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट अगले वाले ट्रॉफिक लेवल्स सारे ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हंगर. एंड उससे पहले वाला ट्रॉफिक लेवल में पॉपुलेशन बहुत हाई अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसको खाने वाला कोई भी नहीं है. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ फूड चेन नंबर बी इन फिगर नंबर 15.1, दैट इज इन अ ग्रासलैंड. तो वहाँ पर अगर फ्रॉग की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है तो ग्रासहॉपर का पॉपुलेशन बहुत ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाएगा और फ्रॉग के ऊपर जो डिपेंडेंट स्नेक्स हैं और स्नेक के ऊपर डिपेंडेंट ईगल्स हैं उनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी. सो नेचर में एक बैलेंस बना के रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल प्रॉपर पॉपुलेशन में प्रेजेंट हो ताकि एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना रहे. नाउ अगेन अ क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ द पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट इज डिक्लाइनिंग? अगर प्रोड्यूसर्स ही खत्म हो जाएं, एक्सटिंक्ट हो जाएं, तो क्या होगा? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. इसके बाद अगर प्रोड्यूसर्स ही खत्म हो गए तो उसके ऊपर जितनी भी ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट हैं वो सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, चाहे वो हर्बीवोर्स हैं चाहे वो कार्निवोर्स हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोड्यूसर्स खत्म हो जाते हैं तो उससे पूरा एनवायरनमेंट में डिसबैलेंस हो जाएगा और सारे ही ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे. अब एनवायरनमेंट के अंदर
कभी भी एक सिंगल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस। इसीलिए हमेशा एनवायरनमेंट में एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं फूड वेब। जैसे कि अगर डियर प्लांट के ऊपर फीड करता है तो डियर के ऊपर फीड करने के लिए देयर इज टाइगर, देयर इज लायन, देयर इज फॉक्स। तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो डियर के ऊपर फीड करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स के ऊपर फीड करने के लिए देयर इज अ वैरायटी ऑफ हर्बीवोर्स। तो हर तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं और इनडायरेक्टली भी। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक ग्रासलैंड फूड चेन की, तो ग्रासलैंड के अंदर ज़रूरी नहीं कि ग्रासहॉपर ही प्रेजेंट हो जो कि प्लांट्स को खाते हों। वहाँ पर हर्बीवोर्स बर्ड्स भी हो सकते हैं, वहाँ पर हर्बीवोर्स एनिमल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि टाइगर सिर्फ डियर को ही खाए, टाइगर रैबिट को भी खा सकता है। टाइगर के लिए बफेलो इज ऑल्सो अ फूड। तो जितने भी हर्बीवोर्स प्रेजेंट हैं दे आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्रेजेंट फॉर टाइगर। So there is a network of food chain present in the environment. This is known as food web. In the last century, we have been very much active technologically, and we have been occurring we have been creating technology, we have been creating a lot of disturbance in the environment. तो हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर बहुत डैमेज हुआ है। सो नाउ वी विल बी स्टडिंग दैट हाउ आर एक्टिविटीज़ दे आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन के बारे में हम सब ने सुना है कि ओजोन क्या होती है। ओजोन दैट इज O3, इट इज a layer present in the atmosphere that protect us from ultraviolet rays of sunlight that are very harmful for all the organisms and that can cause skin cancer also. Ozone, however, it is a very deadly poison, but when it is present in the atmosphere, it performs a very essential function of shielding the Earth's surface from ultraviolet rays from the sun. Now, how ozone layer help us from protecting us from ultraviolet rays? In the environment, oxygen is present in the form of a molecule, that is O2. When ultraviolet rays they attack the oxygen molecule is converted into its atom state, that is O and O. When this nascent oxygen atom combines with oxygen molecule, it forms O3, that is ozone. So here the ultraviolet rays, they are coming from the sunlight, they are being trapped by the oxygen for the formation of ozone layer, and they are being used over there, preventing the ultraviolet rays to reach to the earth in surface. However, certain of our activities like a use of refrigerants and fire extinguishers, they are depleting the ozone layer. They are reducing the thickness of ozone layer. Because of that, the ozone layer is getting thin and it is not able to prevent us from the ultraviolet rays. However, the synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, they play a very vital role in depleting the ozone layer. In 1987, the United Nations Environment Program, they succeeded in forging an agreement to freeze the CFC production in the ecosystem. So the CFC, the chlorofluorocarbons that were freezed, that were banned to use, and instead of that, the chlorofluorocarbon free refrigerators were manufactured by the companies throughout the world. Now it is mandatory for all the companies to manufacture CFC free refrigerators. The next thing it is that
are different activities that is producing a lot of waste, a lot of garbage in the environment. May it be in any kind, may it be the electronic waste, the domestic waste that is creating a huge problem in the environment. The waste that we produce is of two kinds: biodegradable and non biodegradable. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होती है जो कि टाइम पीरियड के बाद अपने आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के साथ डिकम्पोज हो जाती है और वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है दैट कैन बी यूज्ड अगेन बाय द प्लांट्स. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो कि एक इंटरवल के बाद भी कभी भी इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, वो हमेशा अपनी एक स्टेट में ही रहते हैं, कभी भी वो अपना स्टेट चेंज नहीं करते. इस तरह के वेस्ट को हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. जितनी भी वेस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ प्रोड्यूस की जाती है वो सारी बायोडिग्रेडेबल होती है और नेचर में वो अपने आप डिकम्पोज हो जाती है सो दैट जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो सारे रीयूज हो सके और लाइफ में दोबारा से प्लांट्स उसको रीयूज कर सके. लेकिन अगर हम देखें कि जितनी भी मैन मेड वेस्ट है वो सारी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि प्लास्टिक एंड पॉलीथीन. Plastic and polythene, that is a kind of waste which cannot be degraded into the simplest form and they keep on existing in the environment in the state they are. जिस वजह से उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पल्यूशन होता है और उस पल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट में बहुत डैमेज होता है. अब ये प्लास्टिक और पॉलीथीन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि एम्प्टी फूड रेपर्स हो सकते हैं, पॉलीथीन्स हो सकते हैं, या फिर जितने भी हम लोग पैक्ड फूड मटेरियल लेते हैं उससे भी हो सकता है. द मोर ऑफ द प्लास्टिक दैट वी आर यूजिंग दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ गार्बेज इन द एनवायरनमेंट और इस गार्बेज को डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज इस गार्बेज की वजह से पल्यूशन हो जाता है और पल्यूशन की वजह से इट कैन कॉज टू द डैमेज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड लीडिंग टू वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस. यही गार्बेज जैसे कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि वी आर स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड्स ऑन द प्लांट्स, तो दीज पेस्टिसाइड्स दे डू नॉट गेट decompose, they do not wither off ultimately in the food chain, they stay in the food chain for longer period of time. तो यही पेस्टिसाइड्स अगर तो प्लांट के ऊपर रह जाती हैं तो प्लांट से वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एंटर करती हैं, नेक्स्ट हर्बीवोर्स में जाती हैं, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में जाती हैं एंड दे रिमेन इन द ट्रॉफिक लेवल. और इन्हीं की वजह से अगर ये पेस्टिसाइड्स प्लांट्स में रहती हैं तो प्लांट्स में वॉश ऑफ होकर के ये पेस्टिसाइड्स वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं. वाटर बॉडीज़ में प्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, दोज फीड ऑन दीज पेस्टिसाइड्स एंड then the larger fishes they feed on these zooplanktons which are then again eaten, these fishes they are again eaten by the fish eating birds. So इस वजह से क्या होता है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाती है पेस्टिसाइड्स की इन्वायरमेंट के अंदर, जिस वजह से जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं उनकी प्रोजेनी डिक्लाइन करती जा रही है. द रीज़न बीइंग कि इन पेस्टिसाइड्स की वजह से फिश ईटिंग बर्ड्स के एग शेल के ऊपर कैल्शियम की लेयर रिड्यूस होती जा रही है, रिजल्टिंग इन द प्रीमेच्योर ब्रेकडाउन ऑफ द एग्स, जिस वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है. सो दीज पेस्टिसाइड्स दैट इज अ वेस्ट एंड इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन द एनवायरनमेंट. Now, it is highly important for all of us to have improvements in our life cycle, in our lifestyle, so that we may produce lesser of garbage and we may prefer for the biodegradable waste. Now, there it is that in the previous time, it was that in the trains, the tea was served in glasses or cups. That has to be returned back to the tea vendors. लेकिन हाइजीनिक कंडीशंस को देखते हुए वो टी कप्स जो थे वो कन्वर्ट हो गए
प्लास्टिक कप्स के बीच में दे आर कन्वर्टेड इनटू प्लास्टिक कप्स और द थर्मोकोल कप्स दैट आर नाउ यूज्ड फॉर सर्विंग द टी इन द ट्रेन, दैट आर यूज्ड फॉर वंस टाइम ओनली। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि जिस कप में हमने प्लास्टिक के कप में चाय पी है उसको हमने फेंक दिया, उसके बाद उस कप का क्या होता है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है तो वो एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसमें उस वजह से पोल्यूशन होता है और वो एक बहुत बड़ा गार्बेज हीप क्रिएट करता है, लीडिंग टू पोल्यूशन एंड डिजीजेस। However, now we are converting into the biodegradable waste। जैसे कि कुछ स्टेशंस पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर अभी जो टी है वो कुल्लर्स में या मिट्टी के कप में सर्व की जाती है। मिट्टी के कप में वो वंस टाइम सर्व की जाती है, दैट इज़ यूज्ड फॉर वन टाइम, और उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन वो मिट्टी का कप थोड़ी देर बाद डिग्रेड हो जाता है और वो दोबारा से सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट डज नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ pollution। Shifting on to the natural remedies, shifting on to the natural products will help us to prevent our environment, which is all of us our major responsibility। ये हम सब की एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब environment को protect करें, because this was not the environment that we have inherited from our forefathers। We need to think कि जिस तरह का environment हमने अपने forefather से inherit किया था, क्या वही condition में हम environment अपनी अगली generations को दे रहे हैं या नहीं। We need to work upon our environment and we need to save this। I hope you would have understood the topic, our environment. This is an important topic of CBSE class 10th science। So if you have any kind of doubt, do mention that in the comment box below and I will try to solve your doubts। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस ज़रूर करें फॉर मोर ऑफ द लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।